सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस हमारे लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट आपके सामने लाए हैं। ठीक है ना, आप लोग क्या दोस्तों केमिस्ट्री का मॉडल सेट। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास में दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव को आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, और जिसमें हम लोग दोस्तों कम से कम आज कोशिश आप लोग करिएगा कि कम से कम 35 तो नहीं, लेकिन कम से कम 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग सॉल्यूशंस करिएगा। कम से कम अगर 40+ आप लोग सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी एकदम मस्त है। तो फटाफट से सबसे पहले दोस्तों आप अपना काम कर दीजिए। क्या होता था दोस्तों, आपका काम है शेयर करना। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, तो आइए एकदम अच्छे तरीके से एकदम जिस तरह से बोर्ड लेवल में आपका क्वेश्चन आता है उसी तरीके से हम आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। डेली होगा दोस्तों आज के बाद से। ठीक है ना। हाँ देखिए, आपका ऐसे ही पेज रहेगा, आपको उसमें से बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देर आर 70 ऑब्जेक्टिव एंड मोर। आपको 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देख सकते हो आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेक्शन ए, आपका खंड ए इस तरह से रहेगा और आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर बताइए और क्या इसका जवाब होगा। राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या दोस्तों, यानी कि नन क्रिस्टलाइन सॉलिड आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए इसमें से नन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो जाएगा। तो हमारा क्या बना है तो दोस्तों प्लास्टिक जो होता है हमारा नन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि पिंड केंद्रित घनाकार, यहाँ पे धनाकार नहीं घनाकार होगा, घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल, यानी कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। दोस्तों बीसीसी में हमने आपको परमाणुओं की संख्या जेड बीसीसी बराबर हमने आपको बताया था क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। ठीक है ना। अगर यही पूछता है एफसीसी में, तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होता है। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेव जालकों की संख्या। घनाकार पूछ रहा है दोस्तों, आप लोग 3 मारिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना भाई मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। तो क्रिस्टल में के घनत्व में कमी का कारण क्या दोस्तों, तो शॉर्ट की दोस्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20। ठीक है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट के कारण हमारे क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। अगर मोलरता यानी कि मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो मोल पर लीटर होता है दोस्तों, मोल पर लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोल पर लीटर में। अगर यही पूछता हमारा दोस्तों कि मोललता, तो हो जाता मोल प्रति केजी में। ठीक है ना, सारे आपको पॉइंट याद रखने। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है एकदम एकदम। इसको दोस्तों एक बार हमने बहुत बार सॉल्व करवाया है। तो घोल का क्या, यहाँ पे घोल का अगर आपसे पूछेगा दोस्तों उसको क्या कहेंगे, तो हमने आपको पढ़ाया था ना 1000 ग्राम ग्लूकोज में अगर 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को हम लोग 0.1 मोलल कहते थे। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मोलल क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे भार ग्राम में दिया गया, अगर लीटर में रहता दोस्तों तो 0.1 मोलर होता। ठीक है ना, यहाँ पे ए मोलर होता, यहाँ पे आपका ए होता अगर हमारा लीटर में दिया होता, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ग्राम में दिया है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको देंगे आज का क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कि किसी तनु घोल का अनुषंग के गुणधर्म निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर, या विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर। तो तनु घोल का अनुषंग गुणधर्म दोस्तों आपको किस पे कहता है, तो विलय के कणों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगा तो आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शंस में आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि हाँ मुझको ऐसे ऐसे दिक्कत है। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चंस पे देखते हैं कि किसी विलयन का प्रसारण दाब जो है
किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। प्रसारण दाब के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, पाई बराबर CRT होता है, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है, पाई बराबर CRT। तो पाई बराबर CRT ऑप्शन में देखो कौन सा बैठ रहा है, पाई बराबर CRT कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है। अच्छा, पाई बराबर नहीं होगा, पाई बराबर CRT बट्टा में है इसलिए गलत होगा। ए भी क्या है, अट्टा बट्टा में गलत होगा, ए भी गलत। अच्छा, यहाँ पे पाई है, अगर पाई SC उधर चला जाएगा दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई बराबर CRT हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फुलफिल कर रहा है हमारा, तो यही होगा। हाँ, ये भी आपको क्वेश्चन से बहुत बार करवा चुके हैं दोस्तों, कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर, क्या दोस्तों, 1 मोल कॉपर को मुक्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराड कहते हैं। ये साला सार परिभाषा है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है। ये भी आपको पढ़ाया ना कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम से अगर व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण, तो इक्वेशन हमने आपको पढ़ाया था M बराबर क्या दोस्तों, M बराबर Z/C/T। तो M बराबर Z/C आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना मेरे भाई। अरे बी में दिख रहा है ना, अगर बी में दिख रहा है तो आपको ब्लू टिक मार देना और ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करके चले आना है, ठीक है। लिमिटेड समय में आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। अगर कोई विलयन है दोस्तों आपका, अगर कोई विलयन है, अगर इसकी सांद्रता, क्या दोस्तों, इसकी सांद्रता अगर घट रही है तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा, आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 11 की तो मोलर चालकता बढ़ेगी, नहीं गलत बात, मोलर चालकता घटेगी। हाँ, क्वेश्चंस क्या कर रहा है, जरा ध्यान से इसको देखना। आज में क्वेश्चंस को हम HW के फॉर्म में देते हैं, देखते हैं किस किस बच्चे का जो होता है, अगर आप लोग अगर कॉमन सेंस लगा के तो थोड़ा सा आपसे बन सकता है, ठीक है। अच्छा, कौन जो है प्राथमिक सेल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल, तो उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल हमारा क्या माध्यमिक सेल है ना, तो ये हमारा प्राथमिक सेल नहीं होगा, बाकी सारे प्राथमिक सेल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है विक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर हमने आपको बढ़ाया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो होता है उसमें अभिक्रिया या तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, यानी कि प्रभावित कर सकता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है दोस्तों, ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ब्लू टिक मारो, चलते बनो आगे। कहता है शून्य कोटि। अच्छा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या हमने बताया था, क्या होता था दोस्तों, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कहाँ है, मोल प्रति यहाँ पे हो जाएगा, तो लीटर सेकंड, इसी को हम लोग इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगर पूछता प्रथम कोटि यहाँ पे रहता तो हमारा समय इनवर्स होता। अगर ये हमारा पे द्वितीय कोटि रहता, द्वितीय कोटि के लिए पूछता मेरे भाई, तो लीटर प्रति मोल सेकेंड होता, ये वाला भी होता। लेकिन हमारा क्वेश्चंस में पूछ रहा है शून्य कोटि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। चलो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा था, अच्छा ये क्वेश्चन हमने आपको कितनी बार करवाया ना, आपको न्यूमेरिकल के क्लास में बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया गया था कि इसका राइट आंसर हमारा 16 मिनट आप लोग को याद रखना। हालांकि एक बार पूछ दिया इसलिए आपको कोई इतना हड़बड़ी लेने की जरूरत नहीं। आपको न्यूमेरिकल वाले क्लास में अगर आप लोग को जाएगा तो इसका फुल सॉल्यूशन है, अभी उतना समय नहीं है कि हम आपको फुल सॉल्यूशन भाई मेरे दे सकते हैं। हटिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त होता है। अगर वेग समीकरण है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा दिया हुआ है, तो इस अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आज का क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिलेंगे। HW भौतिक अधिशोषण के लिए, अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, तो 40 नहीं 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो थोड़ा सा लेट नहीं करेंगे। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं दोस्तों, आपको है ना सरफेक्टेंट कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, तो कौन करता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो हमारा कौन करता है दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड करता है ना, कोलाइडी विलयन का निर्माण हमारा यही करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन स्पाइसी कारक है? इमल्सन का बताओ तो हमारा सामुन एक प्रकार का पाइसी कारक है दोस्तों। हाँ, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का है? तो कैलामाइन हमारा कॉपर का है, तांबा का है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मांड प्रक्रम द्वारा हमारा जिंक का किया जाता है ना, याद रखिएगा, जिंक का किया जाता है, याद रखिएगा। थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अपकारक होता है? थर्माइट विधि में हमारा जो अपकारक के रूप में होता है वो एल्युमिनियम का होता है दोस्तों। क्या होता है? एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलो, लोहे धातु, क्या भाई मेरे, लोहे धातु के निष्कर्षण के दरमियान जो है ना, कहता है कि निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल धातुमल के रूप में यानी जो स्लैग के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो हमारा अपना कैल्शियम क्या कैल्शियम CaSi3 होता है ना, CaSiO3 प्राप्त होता है। तो धातु मल के रूप में तो हमारा यही होता है, कैल्शियम साइन यही होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस यानी कि द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो हमारा वो क्या होता है? वो हीलियम का होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर भी याद रख लेना। कोई दिक्कत वाली शंका वाली बात नहीं है। कहता है कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? हमने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है? जो H के साथ फ्लोरीन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन, यही तीनों यानी कि H के साथ अगर फोन मिल जाए तो हमारा ए भी बनाएगा, ए भी बनाएगा, ए भी बनाएगा। भाई मेरा कोई भी जो है हाईलाइट, हाँ हाईलाइट बोल रहे हैं भाई, मेरा जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे जो है ना, इसमें से हमारा क्लोरीन जो है कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एक दूसरे के क्या है दोस्तों? तो अपरूप है ना, अपरूप है यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऑलोट्रॉप से, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? अच्छा, तो द्विभाषमिक अम्ल हमारा कौन हो जाएगा इसमें से? अगर इसमें से देखा जाए हाइड्रोजन, ये तो नहीं, ये तो एकल भाषमिक हो जाएगा ना, एकल भाषमिक हो जाएगा। हमारा द्विभाषमिक H3PO3 होगा, जैसे कि H है और H है और यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 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 और ये तो देखो तो हमारा पे क्या हो, द्विभाषमिक हमारा अम्ल बन रहा है, ठीक है मेरे भाई, OH लग जाएगा। अच्छा, संक्रामण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है तो डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। अगर आप लोग कमेंट बताएं अंत संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म बताओ दोस्तों, आप लोग कौन सा होगा? कॉपर ये होगा ना, देख लेना थोड़ा सा। कहता है क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 18 और यहाँ पे क्या होगा? 18 18 दो 20 4 24 ये होगा ना, और 18 दो 20 4 24 ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है तो हमने आपको पढ़ा था लेंथेनाइड श्रेणी जो होता है दोस्तों, उसमें 4f कक्षकों में अगर 5f रहता है, यहाँ पे अगर 5f रहता तो हमारा एक्टिनाइड होता, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा 4f के अनुसार। चलो, इसमें से 33 नंबर क्वेश्चन की एफिशिएंट 6 में 3 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? तो हमारा Cn का क्या होता है दोस्तों? -1 और -1 और 6 है तो 6 से गुना कर दो मेरे भाई। यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे x मान लो, प्लस यहाँ पे हो जाएगा और -6 आगे देखो, और बराबर में क्या दोस्तों? तो -3 है, यानी कि -6 बराबर 3, यानी कि x प्लस -6 बराबर 3, तो x बराबर 3 क्या हो जाएगा? अरे भाई मेरे गलत बोल दिया यहाँ पे। x-6 एकदम आराम से सुनो, बराबर -3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3 और इधर चल जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दे, ठीक है, वरना हम बहुत अच्छे से करते हैं। D2 CuNH3 4 है ना, फोर्थ लिगेंड है, तो इसमें हमारा क्या होता है? sp3 होता है ना, याद रखिएगा sp3 होता है। विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है? तो हमने आपको पढ़ाया था कोबाल्ट होता है दोस्तों, कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। लोहा किस में उपस्थित होता है? और मैग्नीशियम, आप लोग कमेंट बताओ। लोहा तुम्हारा हीमोग्लोबिन में और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सारे याद है ना, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने रिपीटेड है, ठीक है ना। आपको तो बस मैंने ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट एक तरह से आप लोग अगर बोल सकते हो कि आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, और आप लोग
जांचो कि हम लोग इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन का ज्यामिति जो होता है चतुष्फलकीय नहीं है। तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या होगा यार, इसका होगा, इसका नहीं होगा। निकेल का तो होता है ना चतुष्फलकीय, इसका मैग्नीशियम का नहीं होगा। थोड़ा सा देख लेना ऐसे, आप लोग को अगर कोई दिक्कत लग रहा होगा तो ठीक है, आप लोग बताना। हाँ, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, हमारा क्या दोस्तों अल्केन प्राप्त होता है, यानी कि एथिल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा या प्रोपेन होगा, क्या होगा, ब्यूटेन होगा ना। हाँ देख, बुर्च अभिक्रिया ना। हाँ अच्छा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, तो निश्चेतक के रूप में हम लोग किसका दोस्तों प्रयोग करते हैं, तो हम लोग मेथेन का या क्लोरोफॉर्म का करते हैं ना निश्चेतक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा ये कौन क्लोरल का अणुसूत्र है, तो क्लोरल का अणुसूत्र कौन सा है, आप लोग बताओ तो क्लोरल का अणुसूत्र कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताओ दोस्तों किसका है क्लोरल का अणुसूत्र। ये आप लोग को HW के फॉर्म में देते हैं, बहुत सारे देना है, ठीक है ना। हाँ, जब मेथनॉल को CH3MgS के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन यौगिक बनता है दोस्तों, अच्छा हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और आप लोग बताइए कौन सा इसमें अभी बनेगा, आप लोग को देखते हैं किसका आप लोग को आता है। ठीक है, कहता है सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल को सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है, तो हमारा जो एल्केनॉल को प्रदर्शित करता है हमारा CnH2nO होता है ना, ऑप्शन ए होगा, देख लेना भाई, ऑप्शन ए होगा। चलो चलो क्वेश्चन के एथेनॉल का समअवयवी निम्नलिखित में कौन है, तो डाइमेथिल ईथर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। हाँ, लुकास अभिकर्मक है तो अनाद्र ZnCl2 और हमारा अनाद्र और सांद्र HCl, देख लेना है 24 के एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन आपको है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं गड़बड़ी कर देना है। हाँ, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है सबसे ज़्यादा अल्कोहल, 95.9% अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला अल्कोहल जो है रेक्टिफाइड में ज़्यादा होता है मेरे भाई, याद रखना है। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2nO होता है ना। आइसोप्रिल ये आपका थोड़ा सा ऑर्गेनिक का है, तो ऑर्गेनिक का इसमें थोड़ा सा हम लोग अभिक्रिया को नहीं समझा पाते, थोड़ा सा तो हमारे पास जगह होता है भाई, यही थोड़ा सा जगह है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को हम पूरा प्रयास करते हैं समझाने का। आइसोप्रिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो आइसोप्रिल के हमारा ईथर प्राप्त होता है या इथिलीन प्राप्त होता है, आप लोग बताइए। आप लोग को अभिक्रिया करना है और HW में सब दे रहे हैं। आज का अभिक्रिया वाला सारा क्वेश्चन हम HW के फॉर्म में देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि भाई यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या, तो हमारा मेथनॉल प्राप्त होता है। चलो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर देते हैं, वरना आप भूलिएगा कि इनको नहीं आता, इसलिए ये सारे HW दे, ऐसा कोई बात नहीं भाई, आता बहुत है, पर थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, ठीक है, ये बना देते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग का सोचना काम है और हमारा पढ़ाना काम है। ठीक है, C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा, तो मैं अगर आपको बता दूं क्रियाशीलता का सही क्रम अगर पूछे दोस्तों तो CH3 है और CHO है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा, दूसरा का हो जाएगा सही, सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो दूसरा का होगा। उसके बाद अगर पूछेगा दोस्तों तो हमारा देख सकते हो यहाँ पे हमारा दो का एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर, यानी कि डाइमेथिल है। यहाँ पे हमारा एक मेथिल था और यहाँ पे दो मेथिल है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, उसके बाद हमारा डाइमेथिल का होगा, एक के बाद हमारा दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों हमारा फिनाइल है, तो फिनाइल का क्या होता है, सबसे कम होगा ना, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा तीसरा और इसके बाद आ जाएगा बचेगा हमारा ए पहला, क्योंकि फिनाइल के साथ अगर आपको CO है तो दोस्तों हमारा सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर भाई मेरे सी मिल रहा है। देखो सबसे ज़्यादा दो का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग को समझ में आया तो ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होता है, तो कार्बोक्सिल इसमें तो होता है, मेथनोइक में होता है, इसमें होता है, बेंजोइक अम्ल में नहीं होता है, बेंजोइक अम्ल में नहीं होता है।
मोनोकार्बोक्सिल अम्ल से किसके क्रियाशील समूह, ये आप लोग को बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए रखे हैं भाई। कहता है निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को विभेद किया जाता है। तो हमने फेहलिंग सॉल्यूशन के द्वारा दोस्तों इसमें विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट किया जाता है। देखो ऐसा बात नहीं है कि हमको आता नहीं, हमने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आज करवाने के प्रयास में लगा रहता हूं। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप लोग को लगता है यहाँ पे अभिक्रिया, अगर जैसे कि मान लो कि अगर कोई अभिक्रिया रहेगा हमारे पास, देख लो भाई इतना ही सारा जगह, इतने सारे जगह में हम कितना कुछ कर सकते हैं। एक मोबाइल पे स्क्रीन पे बनाना होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप लोग थोड़ा सा हड़बड़ाइए नहीं, बहुत जल्दी भी इसका सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4, देख लो कुछ बना देते हैं क्वेश्चन के साथ गर्म किया जाता है तब निगलने तो क्या बनता है। क्योंकि दोस्तों आज का जो हम लाए थे ना उसमें से ज़्यादातर हमने सोचा था आज आपको HW को ही फॉर्म में ही दिया जाए, ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ आप लोग बनाओ। कोई फॉर्मिक अम्ल है और उसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, गर्म करेंगे तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना। नहीं, फॉर्मिक सांद्र H2SO4 है तो हमारा ये बनेगा ना, है पागला, बी बनेगा, बी 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 मेरे भाई। हाँ देखो ये अब ये क्वेश्चन है। अब जैसे कि 53 नंबर क्वेश्चन है तो इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करें कि प्राइमरी एमीन है यानी कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन ए, फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन तो क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 जुड़ा रहता है उसे हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं। अगर यही हमारा पे यहाँ पे NH रहता, हमारा द्वितीय एमीन रहता, अगर यहाँ पे हमारा N के साथ ऐसे रहता तो इसे टर्शियरी एमीन कहते हैं। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। चलो बना ही देते हैं, क्या दिक्कत होगा। कहता है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या होता है, तो हमने पढ़ा CH3COOH प्राप्त होता है, ये आप लोग को याद रखिएगा। कहता है एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन एवं NOH के साथ कराने पर क्या होता है, तो हमारा ये एक प्रकार का हमारा दोस्तों एसिटिल्डिहाइड होता है ना। निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव होता है, तो सिर्फ प्राइमरी एमीन या टर्शियरी में, तो प्राइमरी एमीन में ही हमारा एल्काइलेशन जो अगर हो तो प्राइमरी एमीन में ही संभव होगा, सिर्फ प्राइमरी एमीन, ठीक है। प्राइमरी एवं सेकेंडरी में दोनों में नहीं कैसे होगा, हाँ पगला। निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, तो उसे हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। ऑप्शन हमें इसको फलों की शर्करा भी कहा जाता है। इस तरह बहुलक का क्वेश्चन से बहुत अच्छे से हमें पता है। इनमें कौन ऑस्टियोराइड से संबंधित है, विटामिन के हो जाएगा, है ना। इनमें कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता, तो विटामिन को हम लोग कभी भी शरीर द्वारा नहीं बना सकते, इसको बाहरी माध्यम से हम लोग इसको पेट में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा DNA एवं RNA में समान भस्म है, तो गुएनिन, एडेनिन और नहीं यूरासिल होता है, यूरासिल और थायमिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। PVC का एकलक निम्नलिखित में से कौन है, तो PVC अगर आप लोग को बनाना होगा तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे बनाओगे तो PVC बनेगा। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेसमरीकरण कहते हैं। सल्फोनेशन मत मार देना बे गधों, ठीक है ना, बेसमरीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, तो योगशील हमारा उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो थोड़ा सा फास्ट आप लोग करते हैं। ब्यूना एजोएनोलिकस किसका बहुलक है, तो अस्टाइरिन का है ना। और यह कि पूछे कि ब्यूना इसमें एस का क्या अर्थ होता है, तो हमारा क्या अस्टाइरिन होता है, हाँ। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता क्या है, तो इसमें एस्पार्टेम भी है, सैक्रिन भी है और सोडियम साइक्लोमेट यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन तो आपसे अच्छे से बन रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। बेरिलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो आप लोग ये कमेंट में बताओ क्या होगा। सो रासायनिक के रूप में एस्पिरिन के क्या है, तो हमारा एक एथिल एसीटेट है ना, एथिल सैलिसेट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो हमारा एंटीसेप्टिक के रूप में हमारा फिनॉल का होता है। अच्छा, एक बार अब एग्जाम में अभी पूछा भी है हाल में कि फिनॉल का सूत्र बताओ, तो फिनॉल का संकेत ऐसे होता है C6H5OH होता है ना। इस पे अगर इसका संकेत पूछेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल होगा, और इसका सूत्र पूछेगा तो C6H5OH होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो 68 के बाद 69, ये क्या है, ये क्या है हमारा, किसमें जो होता है ACO होता है, तो हमारा कीटोन में जो होता है उपस्थित होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
कि टर्शियरी अल्कोहल है, तो टर्शियरी अल्कोहल कौन सा आपको दिख रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखो तो टर्शियरी अल्कोहल है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे भाई मेरे आज की इस क्लास में हमने आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपका सेक्शन भी देख सकते हो यहाँ पे, जिस तरह से आप लोग को अगर मिलेगा अब तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए लॉन्ग आंसर शॉर्ट टाइप सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा रखे हैं, ठीक है ना। अगले चैप्टर में अगले बार आएंगे तो अगला बार सब्जेक्टिव का तो अभी प्रयास नहीं है, लेकिन अगले बार आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, सी यू सून दोस्तों, लव यू टू ऑल। ऐसा मत समझना कि आज हमने क्वेश्चंस नहीं करवाए आपको, क्यों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग करिएगा, वरना बाद में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जाते जाते रात को शेयर कर देना है वीडियो, बटन पे लाइक को दबा देना है। और भाई मेरे अगर आप सहूलियत चाहते हो तो आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, यही आपका 3 काम रहता है। और अपने परीक्षा की तैयारी एकदम अच्छे से तो करो दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।